सर को बोले कि अपने टाइम मुकर्रर करें, उसी टाइम पे बस स्टार्ट करें और फिर उसी टाइम जो एंड टाइम होती है उसी पे खत्म करें। रूटीन होती है, बाकी हमारी भी अपनी बाकी भी स्टडी होती है, और भी काम होते हैं। तो जो कुछ आप लोगों ने पहले से मेंशन किया है उसी पे चले पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वाहिद भाई, कैसे हैं? वाहिद भाई, ये तो 1 बजे क्लास खत्म होगी, तो क्लास डेली तकरीबन 1:30-2 बजे तक जा रही है। तो काइंडली सर से अगर ये मैसेज पहुंचा सकते हैं या उनसे मैं डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता हूँ, कोई नंबर है या उनसे मैं राब्ता कर सकता हूँ अगर वो सुनते हैं। वैसे मैसेज तो मैंने किए लेकिन वो देखते नहीं है, तो अगर आप उनको ये मैसेज पहुंचा सकते हैं कि एक तो सर ये टाइमिंग जो है ना 1 से 10 मिनट से 10 मिनट ऊपर नीचे हो जाए, 15 मिनट, ये मसला नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने स्टार्ट में बताया हुआ था कि 1 बजे क्लास खत्म होगी। असल में हमने सुबह जल्दी उठना भी होता है, काम पे जाना होता है, बहुत सारे मसाइल बहुत सारे स्टूडेंट्स पे होते हैं, हमारी मजबूरी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमने ये चीज की हुई कि 1 बजे ही। लो जी, आज से फिर इसके मुताबिक चलना है मैंने। तो क्योंकि जाहिर है फिर अब टाइम थोड़ा है, तो उसके मुताबिक ही आपको कंटेंट मिलेगा। इंशाल्लाह 1 बजे से आगे हम नहीं जाएंगे और जो है वो उसके मुताबिक आपको कंटेंट जो है वो मिलेगा। ले जी, हमने पहले जो है वो ओरिजिन्स को देखा, एवेलुएट किया, फिर उसके बाद हमने जो है वो देखा जनाब के मुख्तलिफ वेरिएंट्स कौन से हैं इस्लामोफोबिया के। उसके बाद हमने देखा कि जनाब केस स्टडीज जो हैं मुख्तलिफ, वो केस स्टडीज कौन से हैं, कल हमने उन पे बात की। ठीक है जी, आज फिर हमने बात ये करनी है कि भाई हाउ टू काउंटर इस्लामोफोबिया। हाउ टू काउंटर इस्लामोफोबिया में पहला जो बड़ा इम्पोर्टेंट हेडर जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है वो है एजुकेटिंग द मुस्लिम कम्युनिटी। मुस्लिम कम्युनिटी को एजुकेट करें। कहाँ एजुकेट करें मुस्लिम कम्युनिटी को? वो मुस्लिम कम्युनिटी जो वेस्टर्न वर्ल्ड में है, जिन पर मुकदमात हो जाते हैं, जिनको को प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं और उनको अपने राइट्स का नहीं पता, उनको लॉज का नहीं पता होता, तो वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते। तो उनको एजुकेट करें कि भाई आपके राइट्स क्या हैं, किन लॉज के तनाजुर में आपसे पूछगिछ हो सकती है, तो इस पे काम करें। जॉर्जिया में हम देखते हैं कि इस पे यूनाइटेड स्टेट्स की स्टेट जो जॉर्जिया है उसमें हमें इसकी मैनिफेस्टेशन मिलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मुस्लिम कम्युनिटी को अवेयर किया जाता है। तो एजुकेटिंग द मुस्लिम कम्युनिटी इन वेस्टर्न वर्ल्ड, उनको किया जाए। फिर उसके बाद engaging in dialogue, सॉरी यहाँ डायलॉग वाला नहीं है, वो आ गया, engaging with people। वेस्टर्न वर्ल्ड में सिर्फ मुस्लिम्स के तो प्रॉब्लम्स नहीं हैं, ब्लैक्स के भी प्रॉब्लम्स हैं, अदर कम्युनिटीज के भी प्रॉब्लम्स हैं। ऐसी कम्युनिटीज को एंगेज करें, एक इंटरसेक्शनैलिटी वो रिक्वायर्ड है, ताकि जिनके कॉमन कंसर्न है वो मिलके एक जुबान हो, ताकि मुस्लिम्स को भी जो इस्लामोफोबिया के कॉन्टेक्स्ट में इश्यूज हैं वो भी एड्रेस हो जाए। इसके बाद जो है वो तीसरी चीज नहीं, अब ये फीलिंग यही आएगी, क्योंकि अगर आप 1 बजे खत्म करवाना चाहते हैं तो फीलिंग यही आएगी फिर, क्योंकि मुझे तो अपना कंटेंट पूरा करना है ना। अब मैं ये तो नहीं कर सकता कि मैंने अगर 10 हेडर बनाए हैं तो क्योंकि 1 बजे खत्म करनी है तो मैं 5 हेडर करा के कह दूं ओके ठीक है, तो वो फीलिंग अब यही आएगी। तो आप लोग बनते हैं बड़े उस्ताद, ठीक है, तो वो अब ये फीलिंग यही आएगी। लिहाजा आप वाहिद को अब मैसेज करें, ठीक है, जोक दर जोक के, नहीं यार प्लीज सर को कहें स्लो पढ़ा लें, चाहे 1:30 बजे तक पढ़ा लें, फिर वो मुझे मैसेज भेजेगा, फिर मेरा माइंडसेट चेंज होगा। अभी के लिए जो माइंडसेट है वो यही है, क्योंकि वाहिद ने जो मुझे वॉइस नोट भेजे हैं मैं तो उसके मुताबिक, मेरी तो आंखें खुल गई हैं, मैं कितना घटिया आदमी हूँ, मैं लोगों का टाइम जाया कर रहा हूँ। तो अब आप लोग जोक दर जोक वॉइस नोट भेजें वाहिद को कि नहीं प्लीज सर को कहें चाहे 1:30 बजा लें, 1:45 बजा लें, आराम से पढ़ाएं, तसल्ली से पढ़ाएं, प्लीज ऐसा ना करें, हमने सीएसएस करना है, ये चंद लोगों के कहने पर ये क्या कर रहे हैं सर, ठीक है। तो तब फिर मेरे दिल में नरम गोशा पैदा होगा,
यहां कुछ नहीं होगा, आज इस तरह ही चलेगी बात, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि भाई कि मैं लंबी क्लास ले जाना, मैं कोई आप लोगों के हनीमून रात के खराब करने के लिए नहीं बैठा होता, ठीक है। तो मैं अपने आज इसने चलेगा जी। अच्छा जी, 2 हो गए जी सोल्यूशन। उसके बाद जी तीसरा सोल्यूशन है जी, यानी एक तरह से आपने कोलिशंस बनाने हैं विद अदर कम्युनिटीज। वेस्टर्न वर्ल्ड में कोलिशंस बनाए मुस्लिम्स वेस्टर्न वर्ल्ड में, तब वो इदराक कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर जरूरी है कि जनाब पॉलिटिकली एम्पावर हो मुस्लिम्स, पॉलिटिकली एम्पावर्ड हो। अब पॉलिटिकली एम्पावर्ड कैसे होंगे जी मुस्लिम? पॉलिटिकली एम्पावर्ड इस तरह होंगे कि जनाब लेजिस्लेटिव हाउसेज में मुख्तलिफ ममालिक में मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन उसको इंक्रीज किया जाए, बढ़ाई जाए। जिस तरह हम देखते हैं कि फिनलैंड में पॉपुलेशन के लिहाज से सीट्स दी जाती हैं माइनॉरिटीज को, ठीक है जी। तो इसको बढ़ाया जाए हर जगह पे, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स है, चाहे फ्रांस है, चाहे यूके है, तो मोर देन पॉपुलेशन सीट्स मिलनी चाहिए मुख्तलिफ जगहों पर मुसलमानों को। मैं पॉपुलेशन की डिटेल्स आपको बताई हुई हैं, तो उनसे जनाब ज्यादा सीट्स मुसलमानों को मिले, ताकि ये अपने कंसर्न्स ऐसी लॉ मेकिंग बॉडीज के फोरम पर हाईलाइट कर सकें कि हमारे इश्यूज क्या हैं भाई, और बाकी इसी तरह अदर कम्युनिटीज को के कॉन्टेक्स्ट में भी, ठीक है जी। एडिशन टू दिस हो क्या रहा है बेसिकली, हो ये रहा है कि प्रॉब्लम उसको वेस्टर्न वर्ल्ड ने एवरी ईच एंड एवरी प्रॉब्लम उसको इस्लामाइज कर देती है। वेस्टर्न वर्ल्ड को चाहिए कि डोंट इस्लामाइज योर प्रॉब्लम्स, रादर रैशनलाइज देम, कि अपने प्रॉब्लम्स को इस्लामाइज ना करें, रैशनलाइज करें। अब जब आपने रैशनलाइज करने की बात करनी है, तो मसलन भाई सिक्योरिटी के इशू को इस्लामाइज ना करें कि जी मुसलमानों की वजह से, रैशनलाइज करें, रैशनल सोल्यूशन बनाएं। सेक्सिज्म मुसलमानों की वजह से नहीं है, ये आपके मुआशरे का मसला है। सैक्रिफाइसेस मुसलमानों ने करनी है, लेकिन एनिमल वेलफेयर का आइडिया उसको आप स्ट्रेंथन करें, इसमें हमारे सैक्रिफाइस का क्या कसूर है जी? तो ये कोई मुसलमानों के मसले नहीं है, ये तो ग्लोबल मसले हैं, ग्लोबल इश्यूज हैं। उनको रैशनल तरीके से हल करें, ना ये कि आप जी वेल पे पाबंदी लगा देंगे तो आप समझ रहे हैं कि जनाब टेररिज्म रुक जाएगा, कि ये कोई बड़ा, इससे आपने कोई जो बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लेनी है, अगर आपने पर्दे पे पाबंदी लगा दी है तो जनाब इससे दहशतगर्दी रुक जाएगी। ये तो आप चीजों को इस्लामाइज कर रहे हैं, अपने इश्यूज को रैशनली सॉल्व करें। वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए सजेशन आ रही है। फिर इसी तरह आगे आगे बात किया है कि भाई इस चीज को अंडरस्टैंड करें। अंडरस्टैंडिंग किस चीज की? मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड ही करेगी ना जी। इस चीज की अंडरस्टैंडिंग करे, वो अंडरस्टैंडिंग इस चीज की करे कि भाई वुमन ये प्राइमरी टारगेट है जी, मुस्लिम वुमन ये प्राइमरी टारगेट बन रहे हैं। जहां तो दुनिया में बात होती है जनाब जेंडर इक्वालिटी की, वुमेन एम्पावरमेंट की, तो वेस्टर्न वर्ल्ड वुमेन को एम्पावर कर रहा है, क्या उसकी लिबर्टी, उसकी फ्रीडम, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो नॉन मुस्लिम है, उसको इंश्योर कर रहा है। जब आप इस तरह की प्रोविजंस बनाते हैं तो वुमेन इन मुस्लिम वर्ल्ड वो ज्यादा वल्नरेबल हो जाती है, उसके उसको ज्यादा थ्रेट्स फील आना शुरू हो जाते हैं, और ऐसी कई एग्जांपल्स फ्रांस में होती है, हमें नजर आती हैं। रोड्स पर, मार्केट्स में वुमेन विद वेल और नकाब और बुर्का, उसको लोग जो है वो वायलेंस का शिकार हो जाती है। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि वुमेन पूरी दुनिया में सेम है,
ठीक है जी। फिर उसके बाद अब प्रॉब्लम ये है कि वेस्टर्न वर्ल्ड वो यूजेज ऑफ डाटा विदाउट प्रेजुडिस करे। अच्छा जी, ये क्या है जी? इस तरह है कि फॉर इंस्टेंस 2001 से 2002 तक जो सर्वेलेंस की गई, प्राइमरी डाटा इकट्ठा किया गया, ठीक है जी, तो इसमें 4400 होम्स वर रेडेड, मुस्लिम होम्स वर रेडेड इन यूनाइटेड स्टेट्स इमीडिएट इस 2001 से 2002 में। इसमें से सिर्फ 6 केसेस हैं जिसमें इन्वेस्टिगेशंस चली, बस 6 केसेस। लेकिन कॉन्सिक्वेंस क्या है कि आपने डाटा तो यूज कर लिया कि कौन से इलाके हैं जो मुस्लिम सराउंडिंग्स हैं, जिनकी जहां मुस्लिम ज्यादा, आपने वहां पे जनाब रेड्स करना शुरू कर दिए। उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? लोग अपनी जॉब्स लूज कर गए कि जी आपको पुलिस पकड़ के लेगी, ओ हम आपको नौकरी नहीं दे सकते, आप पे तो लेबर लग गया। ये है सेग्रीगेशन, एक सोशल सेग्रीगेशन आ गई जी कि इनको पुलिस पकड़ के ले, कुछ तो होगा जो पकड़ के लेगी। ये वेस्ट में भी ऐसा हुआ। सिर्फ 6 इन्वेस्टिगेशन है आउट ऑफ 4400 होम्स बीइंग रेडेड इन 2001-2002। ठीक है जी, तो ये बड़े इश्यूज है। सही। फिर इस चीज को वेस्ट रियलाइज करे, इस्लामोफोबिया इट हैज बिकम एन इंडस्ट्री। इसको कुछ लोग मटेरियल बेनिफिट्स के लिए एन इंडस्ट्री यूज करते हैं। मीडिया, आपको फाइनेंसेस मिलते हैं, आपको एड मिलते हैं, आपकी पब्लिकेशंस, उनको आप प्रमोट कर रहे होते हैं, तो एक इंडस्ट्री के तौर पे इसको चलाया जा रहा है। इसके साथ पैसा जुड़ा हुआ कि कंटेंशियस इशू उसको रिपीटेडली हाईलाइट करते रहें ताकि आपकी फिर जो है वो रेटिंग्स भी इंक्रीज हो। तो इस चीज को रियलाइज किया जाए कि ऐसे नेगेटिव जो है वो प्रोस्पेक्ट्स, उनको कंडेम करने की जरूरत है, उनको डिस्करेज करने की जरूरत है। ये वेस्ट की हुकूमतों की जिम्मेदारी है। सो ये एस्पेक्ट्स हैं कि जो जिनको इनकॉर्पोरेट करना वेस्ट में बड़ा जरूरी है। इन एडिशन टू दिस, एक स्कॉलर है जिसका नाम है हातिम बेजियन। ठीक है जी, ये बर्कले सेंटर फॉर पीस, बर्कले सेंटर फॉर पीस नहीं, सॉरी, बर्कले सेंटर फॉर रेस एंड जेंडर, इसका स्कॉलर है हातिम बेजियन। हातिम बेजियन ने बड़ा मजेदार 5 लेयर्ड सोल्यूशन दिया हुआ है जी, 5 लेयर्ड सोल्यूशन। वेस्टर्न वर्ल्ड इस 5 लेयर्ड सोल्यूशन को अडॉप्ट करे अगर इस्लामोफोबिया के ट्रेंड्स अपने माशरों में खत्म करने हैं, तो इसको इस्तेमाल करें। पहली स्टेज पे वो कहते हैं कि जनाब डायलॉग फ्रंट पे, जिसमें मुख्तलिफ मजाहिब के जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो अपना रोल प्ले करें टू प्रमोट टॉलरेंस, टू प्रमोट को एग्जिस्टेंस, वो अपना रोल प्ले करें पहली स्टेज पे, लेयर 1। ठीक है जी। दूसरे पे मीडिया फ्रंट, ठीक है फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, लेकिन देयर मस्ट बी अ रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। एक रिस्पॉन्सिबल, ठीक है लिमिट करें, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल जो है वो रोल। तो गवर्नमेंट्स मस्ट स्टार्ट at least the accountability of such groups, such people जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ में हेट स्पीच को प्रमोट कर रहे हैं। तो हेट स्पीच तो अलाउड नहीं है ना जी, वो तो वेस्ट में भी अलाउड नहीं है।
तो ठीक है फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, लेकिन जरा रिस्पॉन्सिबली टू सेग्रीगेट बिटवीन हेट स्पीच एंड फ्री स्पीच। और द मीडिया फ्रंट, ये गवर्नमेंट्स का काम है कि इसको जो है वो इनकॉर्पोरेट करे। नंबर थ्री है ऑन द सिक्योरिटी फ्रंट, तीसरा जो लेयर है जी, ठीक है जी। बात यह है कि जब आप मुस्लिम यूथ को उनसे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज उनको रिस्ट्रिक्ट करते जाएंगे, उनसे छीनते जाएंगे, नहीं देंगे, तो इन्हीं यही टेंडेंसीज हैं, ये नेचुरल रिक्रूटमेंट बन जाती हैं जी फिर फॉर एक्सट्रीमिस्ट। उनके लिए आसान हो जाता है इनको अडॉप्ट करना। तो एक ऑल इनकम्पासिंग डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस का पैटर्न बनाना चाहिए, जिसमें इमिग्रेंट्स उनका कोटा फिक्स कर दिया जाए, भाई इतनी लेबर हम कोटा में लेंगे जी, ठीक है जी। तो सिक्योरिटी फ्रंट, क्योंकि आप अगर रोजगार नहीं देंगे मुस्लिम यूथ को, तो उसकी नेचुरल टेंडेंसी है कि वो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट जो है वो उसको ज्यादा बेहतर ले लेंगे। फिर उसके बाद फोर्थ लेयर आ गई। फोर्थ लेयर में ऑन सोसाइटल फ्रंट पे आप क्या कर सकते हैं? सोसाइटल फ्रंट में बहुत जरूरी है कि स्कूल करिकुलम के जरिए प्रमोट करें प्लूरलिज्म को, पीस एजुकेशन का आइडिया स्कूल लेवल पर, पीस एजुकेशन का ये स्कूल लेवल पर इसको इनकॉर्पोरेट जो है वो किया जाए, रिस्पेक्टिंग द ह्यूमन राइट्स उसको इंश्योर किया जाए, मल्टीकल्चरलिज्म और मल्टीकल्चरलिस्ट वैल्यूज उनको स्कूल लेवल पर प्रमोट किया जाए, सोसाइटियल लेवल पर, ताकि एक इफेक्टिव इंटीग्रेटेड सोसाइटी बनाई जा सके वेस्टर्न वर्ल्ड में। ये रियासतों की जिम्मेदारी है, रियासतों ने करना। एंड लास्ट, ठीक है जी, लास्ट फिर ये है कि जनाब नेशनल फ्रंट पे क्या करें। ये 5 फ्रंट्स पे उसने बड़ा मजेदार सोल्यूशन दिया। वो नेशनल फ्रंट पे भाई मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेटिव हाउसेज में वो बढ़ाई जाए, ठीक है जी। जब तक मुस्लिम्स की लेजिस्लेटिव हाउसेज में रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगी नहीं, तो वो उनका सॉफ्ट इमेज डेवलप नहीं हो पाएगा। मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगी तो वो अपने राइट्स और अपने प्रॉब्लम्स हाईलाइट करेंगे और सुने जाएंगे। तो ये 5 लेयर सॉल्यूशन उसने दिया कि मगरबी दुनिया को ये करना चाहिए, क्योंकि हमारा ये टॉपिक ही ये था, इस्लामोफोबिया एंड वेस्टर्न वर्ल्ड। तो ये इसके जो है वो रेमेडियल या सॉल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि एक डिस्क्रिप्टिव टाइप नेचर में चल रहा था सवाल। अब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं कि तस्वीर का दूसरा रुख हो कि अगर हमें ऐसे आ जाए इस्लामोफोबिया एंड मुस्लिम वर्ल्ड। मुस्लिम वर्ल्ड में मुराद यहां से लार्जली कि जहां मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन, ऐसे हमारा डील कर रहा था इस्लामोफोबिया एंड वेस्टर्न वर्ल्ड, ये होगा इस्लामोफोबिया एंड मुस्लिम वर्ल्ड। ओहो 12 बज गए हैं, 1 घंटे में खत्म करना है। नहीं, मैं इंशाल्लाह कर लूंगा, इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी, मैं ये ऐसे पूरा कर लूंगा 1 घंटे में। तो जो कमिटमेंट किया वो तो पूरी होनी चाहिए, बड़ा मसला बन जाएगा। क्योंकि देखे ना जी, अगर मैं 1 बजे क्लास खत्म करूं और बिल्कुल जिस तरह मैं स्लो आता हूँ ऐसे का कंटेंट के दिमागों में बैठ जाए,
वो तो फिर ये नेक्स्ट ईयर में जाके जो है ना वो 50 टॉपिक्स पूरे होंगे नेक्स्ट ईयर पेपरों के बाद। वो भी ज़ाहिर नहीं हो सकता, ये भी तो कमिटमेंट की है ना कि 50 ऐसे पूरे कराने। अब मेरी देखिए ना एडवर्टीजमेंट में ये तो नहीं लिखा हुआ था कि मैं स्लो पढ़ाऊंगा या मैं फास्ट पढ़ाऊंगा। मेरी एडवर्टीजमेंट में लिखा था 50 ऐसे पूरे होंगे, 11:30 बजे क्लास शुरू होगी, 1 बजे खत्म होगी। तो मुझे तो इसी के मुताबिक चलना ना। ये स्लो फास्ट तो क्योंकि लिखा नहीं हुआ था तो ये मेरे पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता आप जी स्लो पढ़ा रहे हैं या फास्ट पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये तो एडवर्टीजमेंट में नहीं लिखा हुआ था। जो तय किया हुआ था, मैं दोबारा सुनाता हूँ कि जो तय किया हुआ था वो तो ये तय किया हुआ था ना। मेरी तो आंखें खुल गई, ओए होए होए। मैं तो कि ये देखे ना कि जो तो सर ये टाइमिंग जो है ना 1 से 10 मिनट ऊपर नीचे हो जाए, 15 मिनट, ये मसला नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने स्टार्ट में बताया हुआ था कि 1 बजे क्लास खत्म होगी। असल में हमने सुबह जल्दी उठना भी होता है। हाँ, मैंने स्टार्ट में कहा हुआ था 1 बजे क्लास खत्म होगी। तो बच्चों ने ये ऑब्जेक्ट नहीं किया कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ या फास्ट पढ़ा रहा हूँ, ये तो ज़रा मेंशन ही नहीं किया था। 50 टॉपिक्स 11:30 से 1, ठीक है, इसके मुताबिक इंशाल्लाह हम चलेंगे। और स्लो एंड फास्ट का तो मैंने एडवर्टीजमेंट में को नहीं लिखा हुआ था ना, तो वो तो ज़ाहिर फिर अब हमने उसके मुताबिक ही फिर जो है वो चलूंगा। अच्छा जी, मुस्लिम वर्ल्ड में क्या किस तरह इसको हम लेके चलेंगे जी? इस्लामोफोबिया बुनियादी तौर पर मुस्लिम वर्ल्ड का तो प्रॉब्लम ही नहीं है। इस्लामोफोब मुस्लिम वर्ल्ड बजाते खुद तो इस्लामोफोब है ही नहीं। इस्लामोफोब तो वेस्टर्न वर्ल्ड है। या जो हमने कुछ इंस्टेंसेस देखे, 7-8 इंस्टेंसेस जो हमें अफ्रीका और एशिया में वो नजर आते हैं। ज्यादातर तो वेस्टर्न वर्ल्ड में का ये इशू है कि वो है इस्लामोफोब, उनको इस्लाम से खतरा है या मुस्लिम से खतरा है। या कुछ एग्जांपल चाइना की और इंडिया की आ गई। तो मुस्लिम वर्ल्ड, मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन के जो एरियाज हैं उनका तो ये सिरे से प्रॉब्लम ही नहीं है। मुस्लिम वर्ल्ड उस पे तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आते हैं। वो तो रेसिपिएंट है, वो तो रिसीविंग एंड पे है मुस्लिम वर्ल्ड। जो कुछ वेस्ट में होता है इन द नेम ऑफ इस्लामोफोबिया, उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आता है ऑन मुस्लिम वर्ल्ड। मुस्लिम वर्ल्ड का तो ये खुद बुनियादी तौर पर प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हम सीधा सीधा हमारा काम यही चलना है कि जी डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या आते हैं, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट क्या आते हैं, और इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स की वजह से मुस्लिम वर्ल्ड क्या रिस्पॉन्सेज बनाती है। ये रिस्पॉन्सेज इरैशनल भी हो जाते हैं कभी कभी, और ये रिस्पॉन्सेज रैशनल हो जाते हैं, और यही होने चाहिए। हमारी रेमेडी सजेशन वाला में काम आ गया। हमने ऑफ कोर्स इस्लामोफोबिया को डिटेल में तो बता नहीं है, पिछले ऐसे के जो शुरू में हमने बातें की कि हमारा तो मसला ही कोई, ये तो वेस्ट का मसला। हम तो नहीं कह सकते कि हम इस्लामोफोब हैं या हमें इस्लामोफोबिया है। ये तो जिनको है उनका प्रॉब्लम है, हमारा तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं। हमारा तो ये चीज है कि मुस्लिम वर्ल्ड में ये मुस्लिम वर्ल्ड रिसीविंग एंड पे होती है, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रॉब्लम आते हैं। पहले हम देखेंगे डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या आते हैं, फिर देखेंगे हमें इनडायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है, फिर हम देखेंगे कि रिस्पॉन्सेज इस पे फिर क्या बनते हैं, जिनमें ज्यादातर इरैशनल होते हैं। बनाने कैसे चाहिए, रैशनल रिस्पॉन्स बनाने चाहिए ताकि हम वेस्ट को कैसे समझा सकें। तो ये इस पैटर्न पे जो है वो चलेगा। यानी कि एक आपका इंट्रोडक्शन आ गया, वो तो पिछले ऐसे के साथ ही जुड़ के चलना है, और उसके बाद डायरेक्ट इम्पैक्ट, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, इरैशनल रिस्पॉन्स और रैशनल रिस्पॉन्स, और यही डिजायरेबल है। सिंपल ऐसे है। सो जब इसको आप इस्लामोफोबिया एंड मुस्लिम वर्ल्ड करेंगे तो तब इसकी आउटलुक की टॉपिक की चेंज हो जाएगी। इस्लामोफोबिया एंड वेस्टर्न वर्ल्ड करेंगे तब आउटलुक की चेंज हो जाएगी। तो जी फिर देखते हैं जनाब। इंट्रो तो सेम है, क्योंकि उसमें आपने यही साबित करना है कि इस्लामोफोबिया तो मुस्लिम वर्ल्ड का प्रॉब्लम ही नहीं है। ये प्रॉब्लम किसका है? ये वेस्टर्न वर्ल्ड का है। कैसे है वो आपने बता देना इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन तो सेम ही चलना है दोनों। हाउएवर इम्पैक्ट आता है, क्यों? क्योंकि ये रिसीविंग एंड पे है।
तो इम्पैक्ट आता है। ने उन इम्पैक्ट्स को जो है वो क्या कहते हैं, हाईलाइट करना। ठीक है जी। ये इम्पैक्ट कौन कौन से हैं जी, तो देखते हैं जनाब कि ये इम्पैक्ट कौन कौन से हैं। तो ये हमने कहा जी ये डायरेक्ट इम्पैक्ट है मुस्लिम वर्ल्ड पे। कैसे हैं जी ये डायरेक्ट इम्पैक्ट, तो जरा उनको देख लेते हैं। ठीक है जी। ये डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल, ये हैं जो है वो इंस्टेंसेस हैं कि जिनमें हम ये मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज, ये इस्लामोफोबिक टेंडेंसी डायरेक्टली मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज उन पर डायरेक्टली इम्पैक्ट आते हैं। मसलन एक बड़ा इम्पैक्ट जो उन पे आता है इन इन इस सारे काम का, वो इम्पैक्ट आ रहा होता है जनाब इन द फॉर्म ऑफ ट्रैवल एंड इमिग्रेशन पॉलिसीज। मसला आपके यहाँ है, चलो किसी मुसलमान ने कुछ किया भी तो आपका सिटीजन है, आपका डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, आप उससे ट्रैवल एंड इमिग्रेशन की पॉलिसीज बना लेते हैं, आप ट्रैवल बैन लगा देते हैं। ठीक है जी। मुकम्मल तौर पर जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स में एक नॉर्थ कोरिया है जिसको आपने स्क्रूटनी में रखा, बाकी आपकी जो 25 कंट्रीज हैं वो तो सारी मुस्लिम कंट्रीज हैं जो एंट्री एंड एग्जिट की पॉलिसी पे आपने रखा हुआ। ठीक है जी। सो इससे मुस्लिम कंट्रीज उनके सेंटिमेंट्स वो डिस्टर्ब होते हैं। भाई हमारा क्या कसूर है, मसला आपका डोमेस्टिक है, इसमें हमारा क्या कसूर है। तो ये एक डायरेक्ट इंपैक्ट आता है। इससे वैक्यूम, इससे स्पेस और ज्यादा बढ़ जाती है, मिसट्रस्ट बनता है और ये एक्सेप्शन लिया जाता है कि एज इफ के ये है ही एंटी इस्लाम, ये है ही एंटी मुस्लिम। इशू इतना बड़ा नहीं होता जितना बड़ा ये बना के इसको इस्लामाइज कर देते हैं चीजों को। तो ये एक एस्पेक्ट आता है। फिर उसके बाद एक और इम्पैक्ट आता है इंटरनेशनल एड एंड सपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में मुस्लिम वर्ल्ड पे। ठीक है। अब ये कैसे आता है, अब इसमें ये होता है जनाब कि हम देखते हैं कि 2015 में जो सीरिया के रेफ्यूजीज थे, काफी दुनिया वेस्टर्न वर्ल्ड वो रिलक्टेंट रही जी कि हमने नहीं इनको एक्सेप्ट करना जी। क्यों नहीं करना, इस फियर के साथ कि इसकी वजह से हमारे यहाँ इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म ना फैलना शुरू हो जाए। ऑस्ट्रिया, पोलैंड, ये यूरोपियन यूनियन के लेवल पर तो ओपनली क्रिटिसिज्म किया है इन्होंने। ऐसे सेंटिमेंट्स एक क्राइसिस रिडन कंट्री और उसकी पॉपुलेशन, उसके लिए और ज्यादा प्रॉब्लम्स। 2014 से 15 1,20,000 सीरियन रेफ्यूजीज यूरोप और उसकी सराउंड यानी मेडिटेरेनियन के छोटे छोटे आइलैंड्स में बेयारो मददगार पड़े रहे कि कोई भी कंट्री उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। फिर इंडिविजुअल कैपेसिटी में थोड़े बहुत फ्रांस ने एक्सेप्ट कर लिए, थोड़े बहुत जर्मनी ने कर लिए, लेकिन लार्जली यूरोपियन यूनियन के फोरम से वो नहीं हो सकी जनाब। तो उनको वो सपोर्ट, वो असिस्टेंस नहीं मिल सकी, मेयरली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जनाब ये तो जी इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट आ जाएंगे हमारी तरफ, हम तो नहीं ये अलाउ कर सकते, ये तो बहुत बुरी चीज हो जाएगी। फिर इसी तरह टाइम थोड़ा है, जल्दी जल्दी करना है। सोशल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट में आ जाए तो इसमें बड़ा प्रॉब्लम है। मुस्लिम मेजॉरिटीज कंट्रीज इनको मार्जिनलाइज करने की कोशिश की जाती है जी, मार्जिनलाइज्ड एट इंटरनेशनल फ्रंट्स, मेयरली ऑन द बेसिस के क्योंकि ये मुस्लिम कंट्री है, क्योंकि ये मुसलमान है। ये तो जनाब बड़ा मसला है। मसलन कब से कोशिशें कर रहा है टर्की वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन जाए, 2008-9 से एफर्ट्स लगी हुई हैं, लिटरेसी भी अपनी बढ़ा रहे हैं, आईसीटी
फॉर ई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन, ICT फॉर ई, ये 4 मैथ वाला 4, तो उसको भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी कोशिशें कर रहे हैं कि भाई हम किसी ना किसी तरह यूरोपियन यूनियन के मेंबर बन जाए, लेकिन यूरोपियन यूनियन में कुछ ग्रुप्स वो रेजिस्ट करते हैं कि नहीं 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 नहीं, हमने टर्की को नहीं आने देना, इनमें बहुत ज्यादा एंटी क्रिश्चियन टेंडेंसी मौजूद है, ये बहुत ज्यादा जो है वो इस्लामोफोबिक टेंडेंसी इनकी तरफ से और ज्यादा बढ़ेगी यूरोप में, तो बिल्कुल इनको नहीं लेकर। तो एक सोशल इम्पैक्ट नजर आ गया, मार्जिनलाइज कर देते, डायरेक्ट इम्पैक्ट मुस्लिम वर्ल्ड को ये फील होता है, तो ये तो बड़ी गलत बात है जी। फिर इसके बाद जनाब डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिलता है मुस्लिम वर्ल्ड, ठीक है जी। इसमें ज्यादा हम दूर ना जाएं, बात ये कि इन्होंने पूरा ब्लॉकेड कर दिया 2017 में, यूनाइटेड स्टेट्स ने ब्लॉकेड कर दिया जी एंट्री, यानी एक होता है ना स्क्रूटनी करें, वो ब्लॉकेड ही कर दिया ईरान से, इराक से, उसके बाद जनाब लीबिया से, फिर उसके बाद सोमालिया से, फिर सूडान से, फिर सीरिया से, फिर यमन से, ये मुकम्मल ब्लॉकेड कर दिया 2017 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कि यहां से हमने कोई बंदा ही नहीं आने देना अपने पास, ठीक है जी। इसकी वजह से ज़ाहिर डिप्लोमेटिक टेंशन जो है वो डेवलप हुई, यूएस के रिलेशंस इंपैक्ट हुए इन कंट्रीज के साथ। अब ये सारे इस तरह की जो छोटे मोटे कंट्रीज हैं, ये सारे ये हैविली रिलाई करते हैं एड पर या ट्रेड पर वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ, खासतौर पर यूएस के साथ। सो इन तमाम कंट्री जो ऑलरेडी क्राइसिस रिडन है, इनके लिए और ज्यादा फर्दर जो है वो प्रॉब्लम बनती है। मीनिंग देयर बाय इन तमाम एक्टिविटीज से होता क्या कि वेस्ट तो अपनी इस इस्लामोफोब टेंडेंसी में एक्ट कर जाता है, और मुस्लिम वर्ल्ड में इन इन चीजों की वजह से एंटी अमेरिकन, एंटी यूरोपियन टेंडेंसीज वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं, तो ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है जी। फिर उसके बाद इकोनॉमिक इंपैक्ट भी आता है जी। भाई ज्यादातर मुस्लिम वर्ल्ड बहुत जबरदस्त किस्म की टूरिस्ट स्पॉट्स उनमें मौजूद हैं, इजिप्ट हो गया, पाकिस्तान हो गया, टर्की हो गया, एंड यू नो नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। अब हम देख रहे हैं कि सिंस 9/11 टूरिज्म इंडस्ट्री तमाम कंट्रीज में वो नीचे जाना शुरू हो गई जी, इकोनॉमी पे इफेक्ट हो गया ना जी। सो ये बड़ा प्रॉब्लम है कि इशू एपिसोड इस्लामोफोबिक टेंडेंसीज में आपके वेस्ट में बनते हैं, लेबल आप कर देते हैं कि जनाब मुस्लिम कंट्रीज, प्रिकॉशंस आप जारी कर देते हैं अपने शहरियों को कि हो आप फ्रॉम मुस्लिम कंट्री में ना जाएं, जाएं तो जनाब जरा वो ट्रैवल एडवाइज, ट्रैवलरी एडवाइज एडवाइस जो है वो जारी कर देते हैं, ट्रैवल एडवाइस, ठीक है जी। 2017 की एक रिपोर्ट है वर्ल्ड टूरिज्म एंड ट्रैवल काउंसिल की, वर्ल्ड टूरिज्म और ट्रैवल काउंसिल की 2017 की रिपोर्ट है, वो कहते हैं जनाब मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में भी डिक्लाइन हुआ है जी टूरिज्म में सिंस 9/11। सही जी, स्टडी टाइम था 2001 से 2011 तक का जनाब, इस टाइम पीरियड में वेस्टर्न यानी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में भी रिड्यूस हुआ है जी। तो ये तो आप लोग आते हैं डॉलर लेके आते हैं आपकी इकोनॉमी में खर्च करते हैं, तो ये तो डायरेक्ट इम्पैक्ट तो हमें नजर आते हैं जनाब, ठीक है जी। तो एक तरफ तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट मुस्लिम वर्ल्ड इस इस्लामोफोबिया की वजह से, जिसके साथ उनका कोई लेना देना ही को नहीं है, उसकी वजह से उनको इफेक्ट होते हैं। ओए होए 50 मिनट रह गए। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, अब इनडायरेक्ट इम्पैक्ट में आ जाते हैं जी कि मुस्लिम वर्ल्ड इस्लामोफोबिया से उसको इनडायरेक्ट क्या इम्पैक्ट आते हैं जी, ये भी है जी, मौजूद है बहुत सारी इंस्टेंसेस, बहुत सारी एग्जांपल्स इसमें भी मौजूद है। पहला बड़ा इशू तो जो है कि मुस्लिम वर्ल्ड लार्जली थर्ड वर्ल्ड है, ऑलरेडी पॉवर्टी है, ऑलरेडी हंगर है, ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग तो पहले ही जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो ऑलरेडी इन एस्पेक्ट्स की वजह से उनमें हेट्रेड मौजूद होता है।
ये जब भी कोई इस्लामोफोबिक चीज कंट्री यानी रिपोर्ट होती है कि जी फलानी जगह पे पर्दा बैन कर दिया, फलानी जगह ये हो गया, प्रॉफिट से के मुतल्लिक माजला ये कह दिया, मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स, इन चीजों की वजह से भाई मुस्लिम वर्ल्ड में रेडिकलाइजेशन प्रमोट होती है। ये पॉपुलेशन प्रेशर करती है गवर्नमेंट को, मुस्लिम गवर्नमेंट को, कि भाई आप सख्त बयानियां रखें। भाई सख्त बयानियां गवर्नमेंट कैसे रखे? उसने ट्रेड नहीं करनी, उसने अपनी इकोनॉमी नहीं चलानी, क्या करे? तो रेडिकलाइजेशन बननी शुरू हो जाती है। ठीक है जी, ये फील करना शुरू कर देते हैं कि एक तरफ तो वेस्टर्न वर्ल्ड हमारे मजहब के खिलाफ जा रही है और दूसरी तरफ हमारी हुकूमत भी कलाकार बन गई हुई है। ठीक है जी, तो ये एक रेडिकलाइजेशन मुस्लिम वर्ल्ड में होनी शुरू हो जाती है, जो उनकी अपनी पॉलिसीज की वजह से नहीं, वेस्ट में कोई इवेंट हुआ या कोई बात हुई या कोई उन्होंने अपना लॉ पास किया और उसकी रेडिकलाइजेशन यहाँ पे होनी शुरू हो जाती है। पाकिस्तान बीइंग नो एक्सेप्शन, पाकिस्तान भी आप एग्जांपल वगैरह यहाँ पे लगा सकते हैं जो भी लगानी है। तो उसके बाद जनाब इसका एक और बड़ा जो एस्पेक्ट है वो फिर पॉलिसी इंपैक्ट है जी, पॉलिसी इंपैक्ट। पॉलिसी इंपैक्ट आ रहा होता है, आप ओपनली मुस्लिम वर्ल्ड जिस गिवन टाइम में ऐसे कोई रिएक्शन आ रहे होते हैं उसमें ओपनली कोई ट्रेड डील नहीं कर पाते, कोई डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स नहीं कर पाते ओपनली, क्योंकि पब्लिक का प्रेशर ही बहुत ज्यादा आ रहा होता है मुस्लिम वर्ल्ड में। तो आप न्यू पॉलिसीज, न्यू वेंचर्स नहीं चला पाते, बहुत प्रॉब्लम आते हैं। सो न्यू पॉलिसीज डेवलप नहीं कर पाती जनाब स्टेट्स, एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम फ्रांस के केस में भी आया कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट चाहते हुए भी फ्रांस पर बैन नहीं लगा सकी। क्यों? क्योंकि फ्रांस यूरोपियन यूनियन के फोरम से था, और अगर आप फ्रांस पे को बैन लगाते हैं तो रिस्पांस में यूरोपियन यूनियन की तरफ से आप पे बैन आ जाना था। भाई इसका आपके के साथ क्या ताल्लुक है? फ्रांस का डोमेस्टिक मैटर है, आपके साथ इसका क्या ताल्लुक? तो आप इतना ओपनली नहीं प्ले कर सकते, लेकिन लोग तो नहीं समझते, तो आप फिर उसका पॉलिसी इंपैक्ट आ रहा होता है जी। ठीक है जी, अब ये एस्पेक्ट बड़ा मजेदार है। फिर इसके बाद अगला बड़ा बड़ा एक इशू जो है वो ये है भाई, एक हेट स्पीच डेवलप होना शुरू हो जाती है इवन मुस्लिम वर्ल्ड में। ठीक है जी, अब वेस्ट में चलो हेट स्पीच डेवलप होना शुरू हुई, वेस्ट का मसला ना, लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड में ऐसी ही हेट स्पीच टुवर्ड्स वेस्टर्न कंट्रीज वो डेवलप हो जाती है। अब वो स्पीचेस, वो स्टेटमेंट्स, उसको फिर एजेंसीज, मुख्तलिफ एजेंसीज, न्यूज एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज जो दुनिया में ज़ाहिर स्पाइंग और उससे रिलेटेड वो रिपोर्ट कर रहे होते हैं। ये प्रॉब्लम है, और वो जब रिपोर्ट करते हैं तो वेस्टर्न वर्ल्ड जो है उसको हाईलाइट करती है मीडिया पे कि देखें जी फलाने कंट्री में लोग इस तरह कह रहे हैं, लोग इस तरह कह रहे हैं, ये तो हैं ही ऐसे, ये तो हैं ही ऐसे। वो ऊपर कहते हैं हम 100% साबित हो गए जी, जो हम कह रहे थे ठीक। ठीक है, सो ये कुछ इनडायरेक्ट जो इम्पैक्ट्स हैं वो आते रहते हैं जी। समझ आ रही जी? अब ये सवाल है फिर कि भाई इन पर फिर रिस्पॉन्सेज कैसे डेवलप होते हैं मुस्लिम वर्ल्ड में? ऐसे क्या रिस्पॉन्सेज आते हैं
इस तरह की एक्टिविटीज में, तो ये दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं हम। एक तो इररेशनल है जी, इररेशनल रिस्पॉन्सेज आते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है जी। तो ये क्या है जी, अब इशू ये आता है कि इस्लामोफोबिया की वजह से प्रोवोकिंग तो होती है, एक वाइड रेंज ऑफ रिस्पॉन्सेज तो मुस्लिम वर्ल्ड में बनते ही बनते हैं, ये काफी हद तक इररेशनल होते हैं, लेकिन ये कोई मेजॉरिटी को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे होते, ये कोई स्पेसिफिक ग्रुपिंग्स होती हैं उनको रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, ये मेजॉरिटी को तो नहीं कर रहे होते, ठीक है जी। बिल्कुल उसी तरह इस्लामोफोबिक टेंडेंसी जो वेस्ट में है, ये भी कोई यानी कि मेजॉरिटी की रिफ्लेक्शन तो नहीं होती जी। 3-4 कंट्रीज ही हैं जिन्होंने लॉज बना के बैन किया, तो बैन बुरके कोई किया ना वेल कोई किया, 3-4 ही कंट्रीज हैं, सब ने तो नहीं किया। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि पूरा वेस्ट ही जिम्मेदार है, लेकिन जाहिर है जो प्रोवोकिंग जो हो जाती है तो उस पर इररेशनल रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम है। अब वो जो इररेशनल रिस्पॉन्सेज हैं वो क्या आ रहे थे, अब वो आ इस तरह रहे होते हैं कि भाई डेमोन्स्ट्रेशंस, प्रोटेस्ट्स, अब ये डेमोन्स्ट्रेशंस, प्रोटेस्ट पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ पाकिस्तान, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा होता, गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया जा रहा होता, तो बाज़ औक़ात इस्लामिक ग्रुप्स वो पोर्ट्रे तो यही कर रहे होते हैं कि जनाब हम एक रिलीजियस कॉज के लिए मैदान में होते हैं, लेकिन उनका अपना पावर एक्वायर करने के ख्वाब होते हैं, इन्फ्लुएंस बनाने के ख्वाब होते हैं, अंडर द गार्ब ऑफ रिलीजन वो इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। सो इस तरह के इररेशनल रिस्पॉन्स आ रहे होते हैं जो कि जस्टिफाई करते हैं, फिर जो सब्सटेंशिएट कर देते हैं वेस्ट की ओपिनियन को, हाँ भाई ये तो है ही ऐसे। In addition to this, ये irrational responses ये in the form of violent activities भी नजर आते हैं। मसलन ऐसी कई एग्जाम्पल्स मौजूद हैं whereby Muslims टारगेटेड, किसी एम्बेसी को टारगेट कर देते हैं, कभी कभी इन द केस ऑफ ईरान, कभी इन द केस ऑफ लीबिया, इवन इन पाकिस्तान यूएस एम्बेसी, उसका 1980s में काफी अरसा मुहासरा रहा, तो ये किसी ना किसी वायलेंट एक्टिविटी में एंगेज हो जाते हैं, उससे भी जो है वो फर्दर सब्सटेंशिएट होता है कि भाई ये तो बड़े खतरनाक लोग हैं, जरूरत नहीं है इन कामों की। फिर एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव्स वो प्रमोट करते नजर आते हैं, मसलन स्पेसिफाई करके पीपल, उनके जनाब मर्डर जो करेगा उसको मर्डर प्राइज मिलेगा जी, ब्लड मनी रख देते हैं नाम दे के कि जो उसको मार देगा उसको हम इतने पैसे देंगे, इनाम देंगे, जो उसको मार देगा उसको जनाब हेवंस में जगह मिलेगी। तो ऐसे एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव्स चलाए जाते हैं जो रिपोर्ट हो जाते हैं, फिर रिपोर्ट होते हैं तो वेस्टर्न कंट्रीज कहते हैं देखा ये तो है ही ऐसे, ठीक है जी। सो इस तरह की जो एक्टिविटीज जब हो रही होती हैं
फिर कई जगहों पर डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाती है अगेंस्ट नॉन मुस्लिम्स। ठीक है जी, जिसको कहते हैं जी टिट फॉर टैट। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है अगेंस्ट मुस्लिम्स, ये अगेन वही रिस्पॉन्स के जी देखो जी वाकई ये जिस तरह हम पोर्ट्रे इनको करते हैं वैसे ही। सो इस तरह के जो इररेशनल रिस्पॉन्सेज हैं वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है जी। कभी आप एम्बेसीज को अटैक कर रहे हैं, कभी आप क्या कह रहे हैं, कभी आप क्या कह रहे हैं। ठीक है जी, सही जी। सो ये कुछ इररेशनल रिस्पॉन्सेज हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हाईली रिकमेंडेड क्या है। हाईली रिकमेंडेड तो रैशनल रिस्पॉन्सेज हैं। इस रैशनल रिस्पॉन्सेज, इनके कुछ एविडेंसेस भी हैं, कुछ और फर्दर सॉल्यूशंस भी जो हम दे सकते हैं, लेकिन उसको करने से पहले इन रैशनल रिस्पॉन्सेज को बर्नार्ड लुइस को समझना बड़ा जरूरी है जी। द क्राइसिस ऑफ इस्लाम, बर्नार्ड लुइस का द क्राइसिस ऑफ इस्लाम, इसको समझना बड़ा जरूरी है जी। बर्नार्ड लुइस एक बात करके जाता है कि कहता है जी वेस्ट ने ना जी अपने एजुकेशनल करिकुलम से भी, यानी चर्च एंड पॉलिटिक्स या स्टेट, एजुकेशनल करिकुलम में भी अलग अलग कर, नेशन स्टेट सिस्टम में तो अलग अलग था ही था ना जी 17वीं सेंचुरी से जी। रियासत और मजहब अलग अलग, एजुकेशनल करिकुलम में भी ये चीज बता दी अलग अलग। यानी एक वेस्ट का इंडिविजुअल वो अपनी उस टेरिटरी के साथ ही लॉयल है, वही उसकी सिटीजनशिप है, वहीं से उसका नेशनलिज्म ओरिजिनेट होता है, और वो ये समझता है कि ये मेरी चार दीवारी है, मेरा मुल्क है, इसके अंदर मेरे लॉज चलेंगे। दैट्स इट। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम वर्ल्ड इस तरह ऑपरेट नहीं करती। मुस्लिम वर्ल्ड 20th सेंचुरी में नेशन स्टेट सिस्टम इसमें आ तो गई, रियासतें बन गई, कौमी रियासतें बन गई ना जी। पाकिस्तान भी जिस तरह कौमी रियासत बन तो गई, लेकिन यहां मजहब और सियासत कुल्ली तौर पर अलहदा नहीं हो सकी, क्योंकि नेशन स्टेट का तो आइडिया यही है कि मजहब अलहदा सियासत अलहदा। लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड में जो 20वीं सदी में नेशन स्टेट्स बन गई, उनमें मजहब और सियासत मुकम्मल तौर पर अलग अलग तो नहीं हो सकी। एक दो एग्जांपल्स हैं कि जहां स्टेट को हम सेकुलर रखेंगे जी, वरना तो कोई नहीं। और अगर जहां पे कहीं हैं भी एग्जांपल्स, जिस तरह टर्की हो गया, जिस तरह कुछ अरसा सीरिया रहा, जिस तरह कुछ अरसा इंडोनेशिया रहा, मतलब कि एग्जांपल्स हैं अरसा की, टर्की की भी। लेकिन इन माशरों में सोसाइटी तो बहुत ज्यादा फिर भी उसमें एग्रेशन नजर आ जाता है, रिफ्लेक्ट होता है, हालांकि स्टेट मेरी रियासत रही। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह वो देखता है एजुकेशनल करिकुलम, कि मुस्लिम वर्ल्ड में जो एजुकेशनल करिकुलम पढ़ाया जाता है वो एक सिंगल नेशनलिज्म को प्रमोट नहीं करता, वो अपने सिटीजन को अपनी चार दीवारी के साथ सिर्फ लॉयल नहीं रखता, बल्कि मुस्लिम वर्ल्ड में ऐसा एजुकेशनल करिकुलम है कि जो ग्लोरियस पास्ट इस्लाम का हाईलाइट करता, जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स उसको उजागर करता है, साथ में नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स भी होते हैं।
मुस्लिम वर्ल्ड में एक पैरेलल नेशनलिज्म चल रहा होता, एक तरफ आपकी लॉयल्टी टुवर्ड्स योर टेरिटरी और दूसरी तरफ योर लॉयल्टी टुवर्ड्स रिलीजियस, यानी प्लेसेस, रिलीजन की तरफ भी लॉयल्टी। हम सब कौन हैं, ये अभी भी हमारे स्कूलों में मुसलमान, ये नहीं कहा जाता कि हम सब कौन हैं पाकिस्तानी, नहीं, चीज ये हम सब कौन हैं मुसलमान। हमें किसने बनाया, अल्लाह मियां ने। ये छोटे होते से बच्चे को हम, तो उसके वो पैरेलल नेशनलिज्म चलता रहता है। अब ये कहता है ये प्रॉब्लम नहीं है, ये इनेट है मुस्लिम वर्ल्ड में, प्रॉब्लम वेस्ट में है। वेस्ट ये अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाता, उसकी ये कैपेसिटी नहीं है। उसके नजदीक नेशनलिज्म एक ही है, उसके नजदीक कौम वही है जो एक टेरिटरी के अंदर रहती है। वो इस चीज को समझ नहीं सकता कि पैरेलल नेशनलिज्म एक बड़ी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है और ये चल सकता, कोएग्जिस्ट कर सकता। सो वेस्ट इस चीज को नहीं समझता कि मेरी टेरिटरी, इसमें मेरा लॉ, इससे ये एक कंट्री जिसमें मुस्लिम्स रहते हैं, इनको क्या मसला है। मैं अपने मुल्क में अपने लॉज बना रहा हूं, अपनी सिक्योरिटी को मद्देनजर रख के, अपने लोगों की वेलफेयर को मद्देनजर रख के, व्हाट्सएवर, जैसे भी। इनको क्या प्रॉब्लम है इससे, इनको प्रॉब्लम यह है क्योंकि यहाँ पर इनके एजुकेशनल करिकुलम में वो पैरेलल नेशनलिज्म, वो रिलीजियस फर्वर जो है ना जी, वो मौजूद रहता है और वो इस पे पोजेसिव होते हैं। कसूर मुस्लिम वर्ल्ड का नहीं है, वो कहता है वेस्ट की इनकैपेसिटी है कि वो ये समझ ही नहीं पाया कभी कि उसके यहाँ होने वाली कोई एक्ट वो कैसे मुस्लिम वर्ल्ड में उसका रिएक्शन आता है। ठीक है जी। आज तो वैसे मैंने पूरे लेक्चर में ये भी नहीं पूछा कि समझ आ गई है जी, क्यों जी? नहीं, इंशाल्लाह ऐसे ही चलना। मैंने जो है वो 1 बजे से इंशाल्लाह पहले पहले, नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूं, मेरी तो आंखें खुल गई हैं भाई। मैं तो क्या, कमिटमेंट होती है मड़ा, जो कह दिया है उसके मुताबिक चलना चाहिए। 1 बजे का मतलब है 1 बजे, 11:30 शुरू करो, 1 बजे खत्म करो, यही बात हुआ था। तो अब तो हम इसके मुताबिक ही चलेंगे। हाँ, मैं देखे ना, अब ये नहीं मैं कर सकता कि मैं स्लो पढ़ा के कंटेंट कम कर दूं कि जी ठीक है जी, बस थोड़े थोड़े हेडर, 2-2 3-3 हेडर हर टॉपिक में करा के आर्गुमेंट आगे चलो जी, ये तो नहीं ना मैं कर सकता। कंटेंट तो मुझे ज्यादा ही देना है, वो ज्यादा फिर मुझे फास्ट होना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा टाइम पे क्लास खत्म करनी है। तो ना ना ना, ये नहीं हो सकता। तो भाई अब तो मुझे तो देखे ना, वाहिद की तरफ से मैसेज आए हैं, मैंने उसके मुताबिक मेरी आंखें खुल गई हैं। अब आप लोग भी वाहिद को मैसेज करें, वो मेरे तक आएंगे मैसेज, फिर मैं सोचूंगा कि अब क्या करना है, फिर जरा अंदाजा हो जाएगा। क्योंकि अभी तो 2 मैसेज आए हैं 2 बच्चों के, ये तो क्या हो रहा है, टाइम पे खत्म करें क्लास। तो अब जा रहा दूसरा ग्रो अब जरा ज्यादा करेगा, तो फिर जा रहा मैं उसके हिसाब से फिर अपने आप को जो है वो एडजस्ट कर लूंगा। अच्छा जी, आप देखते हैं जनाब कि ये रैशनल रिस्पॉन्सेस क्या आए और कैसे, इन्हीं तरह के रैशनल रिस्पॉन्सेज आर डिजायरेबल। रैशनल रिस्पॉन्सेज आर डिजायरेबल। ये जिस तरह के रैशनल रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, इसी तरह के और होने चाहिए। ठीक है जी। मसलन कैसे रैशनल रिस्पॉन्सेज हैं जी? मसलन पीसफुल प्रोटेस्ट होने चाहिए। क्या जरूरत है फोड़ फोड़ करने की?
अपना ही सामान तोड़ने फोड़ने की। ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस हैं जिनमें हम देखते हैं कि किसी भी इस्लामोफोबिक एक्ट उसके अगेंस्ट, मसलन फॉर इंस्टेंस 2019 में जो क्राइस्ट चर्च में हुआ, क्राइस्ट चर्च में जो शूटिंग हुई, इस पर बांग्लादेश में, इंडोनेशिया में, पाकिस्तान में थाउजेंड्स ऑफ पीपल, मुस्लिम वर्ल्ड में सड़कों पे निकले, दे एक्सप्रेस देयर सॉलिडारिटी बड़े पीसफुली। तो इसको इसी पैटर्न को चलना चाहिए। पाकिस्तान के केस में खास तौर पे जब फ्रांस वाला एपिसोड हुआ, इट वाज क्वाइट अनफॉर्चुनेट। भाई इसको मिसयूज किया गया, वायलेंस इख्तियार की गई, ये कंडेमनेबल है। आप अपने आप का जलाओ गिराओ करके अपना ही नुकसान करते हैं ना जी। तो पीसफुल प्रोटेस्ट करें, ठीक है जी। फिर उसके बाद हम देखते हैं जनाब एकेडमिक कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, एकेडमिक कंट्रीब्यूशन। मसलन खालिद फजल, बड़ा मशहूर नाम है, ठीक है। खालिद फजल इस्लामिक लॉज और इस्लामिक एथिक्स पर, ठीक है जी, उसका काम है। और वो कहता है जनाब रॉन्ग इंटरप्रिटेशंस इस्लामिक फेथ की, उसको एड्रेस करने की जरूरत है, उनको एड्रेस करें। और वो डिबंक करता है, स्ट्रांगली डिबंक करता है इस्लामोफोबिक टेंडेंसीज को, कि भाई ये पूरी मुस्लिम वर्ल्ड का नहीं, कुछ लोग हैं जिन्होंने रॉन्गली इंटरप्रेट कर लिया इस्लामिक फेथ को। उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप ओवरऑल ही सोसाइटी को उसमें इस्लामोफोबिक टेंडेंसी डाल दें। तो ऐसी इस्लामोफोबिक जो जो आप कह लें कि वो हैं डिबंकिंग ऑफ इस्लामोफोबिक टेंडेंसीज, एकेडमिक कंट्रीब्यूशंस को और बढ़ाने की जरूरत है। इसी तरह पब्लिक एडवोकेसी एंड एजुकेशन, ठीक है जी, पब्लिक एडवोकेसी एंड एजुकेशन। मसलन हम देखते हैं कि कई प्रोमिनेंट लीडर्स उन्होंने इसका इस्तेमाल किया कि एजुकेशन का यूज होना चाहिए, एक पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए, जनरेट करें कि वेस्ट मस्ट अंडरस्टैंड मुस्लिम्स, मुस्लिम सेंटिमेंट्स। इसमें जॉर्डन के किंग और क्वीन की कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा, कि भाई ये क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग वो बहुत जरूरी है। क्योंकि जो स्टीरियोटाइप्स बना लिए हुए हैं मुस्लिम्स ने भी और वेस्ट ने भी, उनको एड्रेस करवाने की जरूरत है, और वो होंगे सिर्फ एजुकेशन से। तो इसको प्रमोट करने की जरूरत है। फिर इसके बाद ये कि भाई इंटरफेथ डायलॉग, इंटरफेथ डायलॉग्स बड़े जरूरी है। इंटरफेथ डायलॉग्स एंड इनिशिएटिव्स ये बहुत जरूरी है। तो हम देखते हैं जनाब कि यूएई ने इस काम को शुरू किया इंटरफेथ अलायंस के नाम से, फॉर सेफर कम्युनिटीज। पूरी दुनिया से लोगों को बुलाते हैं और इंटरफेथ डायलॉग करते हैं। सो इंटरफेथ हार्मनी एज अ डिसिप्लिन ये नीड ऑफ द आवर है, नीड ऑफ द टाइम है। इसको प्रमोट जो है वो किया जाए। पाकिस्तान बीइंग नो एक्सेप्शन, पाकिस्तान में भी इंटरफेथ हार्मनी के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो ये काम होता जा रहा है, ठीक है जी। इसके बाद आगे देखते हैं,
आगे जो इशू है वो भाई कुछ लीगल मेजर्स एंड पॉलिसीज, उनको भी अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है जी, कि जिसके जरिए आप एक मॉडरेट इस्लाम का इमेज डेवलप करें। हेट स्पीच मुस्लिम वर्ल्ड में इसको इफेक्टिवली इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। नॉन मुस्लिम्स पर होने वाली कोई भी एट्रोसिटीज, कोई भी उन पे इनजस्टिस, उसको कंडेम करना, उसको रोकना चाहिए। इसकी अगेन एग्जांपल जॉर्डन की कॉमन मैसेज। ठीक है जी, सो ये जो काम है कि जनाब एक लीगल मेजर्स होने चाहिए जिसके जरिए एक पीसफुल और एक मॉडरेट इस्लाम का जो आउटलुक है वो दुनिया के सामने आए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिप्लोमेटिक डायलॉग चलना चाहिए। ठीक है जी, अब डिप्लोमेटिक डायलॉग कैसे चलेगा जी? डिप्लोमेटिक डायलॉग में एक बड़ी एग्जांपल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की एग्जांपल है जी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की स्पीचेस एंड स्टेटमेंट्स एट द यूएन लेवल, इन स्टेटमेंट्स एंड स्पीचेस ने बड़ा प्रोफाउंड इंपैक्ट किया जी। ठीक है जी, एट द ग्लोबल लेवल, जिसकी वजह से इवन यूएन के फोरम ने डिक्लेयर किया कि 15 मार्च इसको हम एक वर्ल्ड वाइड डे के एक जनाब इस्लामोफोबिक जो टेंडेंसीज है इसके अगेंस्ट, ये जो हेट्रेड है इसके अगेंस्ट 15 जो है वो इंटरनेशनल डे उसको बनाया गया। एग्जैक्ट इसका नाम है इंटरनेशनल डे टू कम्बैट इस्लामोफोबिया, जो इसका एग्जैक्ट नाम जो है वो डेवलप किया गया। ठीक है जी, सो ये कुछ बड़े रैशनल रिस्पॉन्सेज के जो रिक्वायर्ड हैं इस्लामोफोबिक टेंडेंसीज को एड्रेस करवाने के लिए। अब इसके बाद कुछ और भी एस्पेक्ट्स हैं ऐसे कि जिनको इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है मुस्लिम वर्ल्ड में। अब हम काम तो सारा मुस्लिम वर्ल्ड का ही हो रहा है ना जी, हमने कोई वेस्टर्न वर्ल्ड में तो नहीं वापस चले जाना। कि मुस्लिम वर्ल्ड में और ऐसे क्या काम है कि जिनको किया जा सके, इनकॉर्पोरेट करें, जिससे लोगों को ये पैगाम जाए कि भाई अच्छा जी किधर गया वो पेज, पेज किधर गया जालमो, वो मर गया लोग। अभी तो यहीं पे था पेज, एक मिनट ठहरो यार, पेज गुम हो गया, वो अलहदा से पेज बनाया हुआ था। ओए जालम, नीचे गिर गया, नीचे भी नहीं गिरा। एक सेकंड भाई यार, ये टाइम आउट हो गया ये वाला, वो ये इतने जो टाइम जाया हो रहा है, ये एक नहीं, ये नहीं है, 1 बजे वाले टाइम के अंदर इसको ना शामिल नहीं करना। तो ये टाइम आउट हो गया थोड़ा सा, मैं वो पेज देखने किधर है। तेरा पता हो जी यार, अभी तो निकाल के साइड पे ग्लास से पहले रखा था तो मतलब। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। यार हैरत वाली बात नहीं है वैसे।
नहीं अभी नहीं है, कमाल ही हो गया। पेज मैंने किधर रख दिया? ये पेज था। यार पेज नहीं मिल रहा। मैं निकाल के सामने रखा हुआ था। इसके अंदर ही होगी। अभी होगी है यार। ये इस तरफ तो मैं है ही नहीं, बैठा तो मैं इधर ही रहा। रहता भाई। तो नहीं, मैं अभी ढूंढ के दम लूंगा। ये क्या बात हुई, मैं निकाल के रखा हुआ पेज और निकला पेज सामने से गायब हो गया। हाँ मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। अच्छा भाई, ये जो टाइम बीच में हमारा हुआ ना जाया, ठीक है जी, ये बीच में शामिल नहीं होगा। ठीक है, ये वाला टाइम बीच में शामिल नहीं होगा। तो ये जितने भी मिनट जाया हुए हैं तो वो हमारा स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हो गया ना जी, है। तो इस पे आ रहे हैं जी अब। इन रिकमेंडेशंस, फर्दर रिकमेंडेशंस आप कह लें, फर्दर सजेशंस कह लें आप। मैं तो इनको एक उसका, ठीक है जी। तो देखते हैं जी इसको जरा कि ये क्या है। बात ये है कि इस्लामोफोबिया की अंडरस्टैंडिंग
मुस्लिम वर्ल्ड को भी जरूरी है कि वो इस्लामोफोबिया की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे। ये किस कॉन्टेक्स्ट में वेस्ट इस्लामोफोबिक एक्ट्स को प्रमोट करती है या उसकी एडवोकेसी करती है, उसका वो कॉन्टेक्स्ट समझना बड़ा जरूरी है। अगर कोई हो ना रैंडम इवेंट्स, तो उन रैंडम इवेंट्स पर रिस्पांस भी रैंडम ही डेवलप होते हैं। लेकिन इस चीज को समझने की जरूरत है कि ये एक वेल स्ट्रक्चरल एंड कॉन्टेक्चुअल, आप कह लें कि फैक्टर्स इसके पीछे मौजूद हैं इस्लामोफोबिक टेंडेंसीज के पीछे। तो जो चीज वेल स्ट्रक्चर्ड और कॉन्टेक्चुअल है, उसका जनाब रिस्पांस भी आपको वेल स्ट्रक्चर्ड ही बनाना पड़ता है। अगर तो ना रैंडम इवेंट, तो आप जनाब रैंडम उस पर रिस्पांस कर ले अपना, ठीक है, शोर शोर मचाएं, थोड़ा सा हल्ला गुल्ला करें, बात खत्म। लेकिन ये एक वेल स्ट्रक्चर्ड, जो आप कह लेंगे वेल कॉन्टेक्चुअल काम है जो वेस्ट में होता नजर आता है, तो उसका रिस्पांस भी फिर वेल स्ट्रक्चर्ड ही आना चाहिए। ये पहली चीज बड़ी जरूरी है। अब उसके लिए, उस वेल स्ट्रक्चर्ड रिस्पांस के लिए आपको मुस्लिम वर्ल्ड को पहले तो अपनी लिमिटेशंस, अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, इनको सामने रखते हुए रिस्पांस बनाना है जी। फॉर इंस्टेंस, मलेशिया 2005 में डेनमार्क की शिप्स उसने अपने यहां आने नहीं दी, समंदर में रोक दी, कि जब तक डेनमार्क इस पे अपोलोजाइज नहीं करता या हमें बताता नहीं कि उसने क्या रिएक्शन लिया है, तो हम उसकी शिप्स अपनी पोर्ट पे नहीं आने देंगे। ये उसकी स्ट्रेंथ थी मलेशिया की, वो एक्सरसाइज कर गया। व्हाट अबाउट अदर कंट्रीज? उनकी तो लिमिटेशंस है, उनकी वीकनेसेस हैं। तो आपको जो भी रिस्पांस बनाना है, वो अपनी लिमिटेशंस, अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस को मद्देनजर रखते हुए वेल स्ट्रक्चर्ड रिस्पांस बनाना है। और नॉट ऑल मुस्लिम कंट्रीज कि वो एक सेम रिस्पांस बना लें, क्योंकि हर एक नेशन स्टेट है, हर एक अलग लिमिटेशन, हर एक के अलग अलग प्रॉब्लम्स। दूसरी बात, सेकुलराइजेशन, ये होती क्या है, इसकी अवेयरनेस अपने पीपल को, मुस्लिम पीपल को ये होनी चाहिए। ठीक है जी। सेकुलराइजेशन, क्लियर सेपरेशन है स्टेट एंड चर्च की, जिसको मजहब कह देते हैं, मजहब और सियासत। ठीक है जी। तो उसकी क्लियर कट, तो लोगों को ये अवेयरनेस दिलवानी चाहिए। ट्राई टू हिट और हाईलाइट द कोर इशू। द कोर इशू इज, इफ अ वेस्टर्न कंट्री वो अपने आप को सेकुलर कहता है, तो दैट कंट्री शुड अबाइड बाय दैट सेकुलरिज्म। उस सेकुलरिज्म को वो फिर अबाइड बाय करे। उसकी गवर्नमेंट मस्ट नॉट इन्वॉल्व इन एनी religious context. So instead of protesting, demonstration, irrational responses, ये अवेयरनेस डेवलप करवाई जाए कि वेस्ट के वो कंट्रीज जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, वो अपनी प्रैक्टिस में सेकुलर नहीं नजर आ रहे।
जो इसको हाईलाइट करें, थ्रू सोशल मीडिया करें, थ्रू इंटरनेट करें, जनरल पब्लिक में अवेयरनेस दें। ठीक है जी। थीमेटिक एक्सपर्ट्स आर रिक्वायर्ड। अगर आपने रैशनल रिस्पॉन्सेज बनाने हैं तो ये आपके डेली बेसिस पे जो रिलीजियस क्लैरिक्स होते हैं या उलमाज होते हैं, ये उनके बस की बात नहीं है। उन्होंने तो लाजमी इसको इमोशनल ही रखना है, ताकि एक तरफ तो सोसाइटी में वो अपनी प्रेजेंस इंश्योर करवा सके और दूसरी तरफ अपना वोट बैंक बना सके। सो मुस्लिम वर्ल्ड में ऐसे थीमेटिक एक्सपर्ट्स की जरूरत है कि जो इस इशू को, इस डिस्क्रिमिनेशन को रैशनली एड्रेस करें। अब ये थीमेटिक यानी ये नहीं कि सिर्फ पीएचडी हो, उस थीम में जो एक्सपर्ट हो उनको प्रमोट करने की जरूरत है। ये टर्की में भी हो रहा है, ये पाकिस्तान में भी हो रहा है, लेकिन बड़ी अभी लो लेवल पर हो रहा है, जिसको आप इंटरफेथ हार्मनी कहते हैं ना, बड़े लो स्केल पे चल रहा है। फिर इसके बाद provisions of opportunities. It's a proven case कि जितनी पॉवर्टी ज्यादा होगी, जितनी अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी, उतने ज्यादा इनसिक्योरिटीज लोगों में बढ़ेंगी। सो मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएं तो लोग ऑटोमेटिकली ऐसे इरैशनल और वायलेंट टेंडेंसीज से दूर हो जाते हैं। प्रोटेस्ट is a democratic right, but irrational violence is condemnable. So उसके लिए ऐसे कंट्रीज अपॉर्चुनिटीज, और ये ना सिर्फ मुस्लिम वर्ल्ड की जिम्मेदारी है बल्कि ऑनेस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड पे भी है। They keep on providing aid and assistance, क्योंकि ना सिर्फ ये एक वायलेंट टेंडेंसी को रिड्यूस करवाने के, बल्कि ओवरऑल भी एक एंटी टेररिस्ट फ्रेमवर्क में भी हेल्पफुल रहने का जो है वो, यानी कि और ज्यादा नहीं आएंगे इससे टेररिस्ट, ये डेवलप नहीं होंगे टेररिस्ट। बच्चों वाली बात है, यानी कि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होना। ये कुछ ज्यादा से आप 7 थीम्स जिनका इजाफा जो है वो कर सकते हैं जब इस तरह का कोई मुस्लिम वर्ल्ड के साथ ऐसे जुड़ा। और हाँ, आखिरी, अब वो पॉइंट नहीं है, मैं आखिरी यहाँ लिख देता हूँ, रोल ऑफ पॉलिटिशियंस / लीडर्स इन मुस्लिम वर्ल्ड। ये मोस्ट रिसेंट केस में 2 बड़े कंट्राडिक्टरी केसेस हैं, एक इमरान खान का, एक एर्दोगान का। इमरान खान ने इसको रैशनली हाईलाइट किया एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। एर्दोगान ने इसको अपने सियासी पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए, कटिंग जोक्स ऑन फ्रेंच प्रेसिडेंट, उसको पॉलिटिकली अपनी पॉपुलैरिटी के लिए इस्तेमाल किया। सो लीडरशिप का रोल मुस्लिम वर्ल्ड में वो इसको लेके वो रैशनली जो है वो होना चाहिए। ठीक है जी। तो इस पैटर्न पर ये आप इसको चला सकते हैं, इस्लामिक वर्ल्ड एंड इस्लामोफोबिया, या मुस्लिम वर्ल्ड एंड इस्लामोफोबिया। अच्छा, आगे पीछे कभी हमारे 20 पेज पूरे नहीं हुए, आज हमारे 20 पेज पूरे हो गए हैं। पूरे टोटल 20 स्लाइडें होती हैं ना,
तो 20 की 20 ही पूरी हो गई। तो मिस तो नहीं कर गया स्लाइड बीच में से? अच्छा, थोड़ा थोड़ा लिखा गया आज स्लाइडों पे। ओके, आई गॉट इट। लो जनाब, शुक्र है। वैसे तो पहले 5 मिनट पहले ही खत्म कर देनी थी अगर पेज जो है वो ना मिलता तो। ना ये समझ भाई, ये मेरा मसला नहीं है। आप मरा, ये मेरा मसला नहीं है। मेरा मसला है कि मैंने ये कहा हुआ था कि मैं 50 ऐसे करवाऊंगा, टाइम 11:30 से 1 होगा। ये मेरा कमिटमेंट है। जो कहा हुआ, जो तय हुआ मरा पहले, वो तय हुआ, बस वो ये हुआ। अब तुमको समझ आया, तुमको समझ ना आया, ये मेरा मसला नहीं है। मैंने अपने इश्तिहार में ये कहीं नहीं लिखा था कि मैं समझाऊंगा भी, आपको मेरी समझ भी आएगी। ये तो नहीं लिखा था ना कहीं पे। लिखा तो ये था 50 ऐसे, इतनी फीस, इतने दिन, ये टाइम, इसकी इंशाल्लाह हम पूरी इस पे पैरा देंगे, हम इसके मुताबिक चलेंगे। नहीं नहीं, एक बंदे की वजह से क्यों, आप लोग भी वॉइस नोट भेजें वाहिद को, जोक दर जोक। जिसके ज्यादा वॉइस नोट होंगे मैं उसके मुताबिक चला लूंगा क्लास। ठीक है, ऐसा तो कोई बात नहीं, ऐसा तो नहीं होता। नहीं, वो तो मैंने अपनी एडवर्टाइजमेंट में भी नहीं लिखा हुआ ना कि फीस वापस भी कर दूंगा। जो एडवर्टाइजमेंट में लिखा है मैं उसके मुताबिक चलूंगा, उसमें जो लिखा हुआ है मैं उसके मुताबिक चलूंगा। बस मैंने ये सोच लिया, मेरी तो आंखें खुल गई हैं आज। ना 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 ना, ये तो हो ही नहीं सकता। मैं जनाब, ये काम ऐसे कैसे हो सकता है? इतना मैं, एडवर्टाइजमेंट में क्या था? हाँ, एडवर्टाइजमेंट में था 50 एसेज, 15 डिस्क्रिप्टिव, 15 आर्गुमेंट, 10 प्रोवर्बियल, 10 फिलोसॉफिकल, मंडे टू थर्सडे 11:30 से 1। ठीक है जी। और 12 वीक्स भी लिखे हुए हैं। ओए हो, तो उनमें खत्म करना तो जाहिर है, वो तो फिर बड़ा जाहिर है, उस पर ही खत्म करना। तो वो भाई उसमें ये, इसमें ये तो नहीं लिखा हुआ विद स्लो स्पीड, विद फास्ट स्पीड, ना इसमें ये लिखा हुआ है विद प्रोविजन ऑफ प्रोवाइडिंग जो है ना वो नोट्स, हेल्पिंग मटेरियल, इवन स्लाइड्स। लो जी, आज से स्लाइड्स भी कोई नहीं है, नो स्लाइड्स, कोई स्लाइड नहीं मिलेंगी जी आपको, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में ये नहीं लिखा हुआ कि मैं स्लाइड्स भी दूंगा। ठीक है जी, वो बिल्कुल, हाँ जी। तो वो जो कुछ पहले होता गया ना जी, सब कुछ पिछला कलदम हो गया। जो हमने वीकेंड की क्लास ली, जो ये हुआ, क्लास जनाब मंडे टू थर्सडे होगी, कोई क्लास नहीं होगी फ्राइडे सैटरडे संडे, नहीं होगी, मंडे टू थर्सडे। ठीक हो गया, अमेंडमेंट हो गई है, ये हो गई जी अमेंडमेंट, ये बात तय होगी। मंडे टू थर्सडे क्लास होगी। जो एडवर्टाइजमेंट में लिखा है उसके मुताबिक, उसमें कोई नहीं लिखा कि मैंने स्लाइड्स देनी है। ठीक है जी, कोई नोट्स नहीं लिखा उस पे, प्रोविजन ऑफ इतने नोट्स, प्रोविजन ऑफ इतनी चीजें, जो जो एडवर्टीजमेंट में लिखा हुआ है इत्तेशाम भट्ट ने उसके मुताबिक पढ़ाना है। तो बस अब यही चलेगा। ता वक्ते के आप लोग वाहिद को वॉइस नोट भेजें, मेरे पास कोई दूसरी भी कोई चीजें पहुंचे कि भाई ये क्या हो रहा है। लो जी, 1 मिनट रह गया, आप लोगों का टाइम जो है ना वो कीमती है। तो स्लाइड्स भी नहीं मिलेंगी जी, जो लिखा हुआ है ना उसमें एडवर्टीजमेंट में, उसके मुताबिक चीजें चलेंगी। मेरी तो आंखें खुल गई हैं। मैं कह रहा हूं, मैं यार इतना मैं गंदा आदमी हूं? मैं जो बात करता हूं मैं उस बात के मुताबिक चलूं ना। तो ये देखो ना,
से अगर ये मैसेज पहुंचा सकते हैं या उनसे मैं डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता हूँ, कोई नंबर है या उनसे मैं राब्ता कर सकता अगर वो सुनते हैं। वैसे मैसेज तो मैंने किए लेकिन वो देखते नहीं है, तो अगर आप उनको ये मैसेज पहुंचा सकते हैं कि एक तो सर ये टाइमिंग जो है ना 1 से 10 मिनट ऊपर नीचे हो जाए, 15 मिनट, ये मसला नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने स्टार्ट में बताया हुआ था कि 1 बजे क्लास खत्म होगी। असल में हमने सुबह जल्दी उठना भी होता है। हाँ, स्टार्ट में बताया हुआ था, जो आपने स्टार्ट में बताया उसके मुताबिक। तो जो मैंने एडवर्टाइजमेंट में बताया बेटा, मैं उसके मुताबिक अब अपनी टीचिंग करूंगा, मैं उससे इधर उधर नहीं हट सकता। मैं रिस्क हलाल कमाने वाला उस्ताद हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो बिल्कुल, तो जिस टाइम पे कहा है उस टाइम पे होगा। सुबह उठ के बच्चों ने पता नहीं कहां कहां जाना होता है, तो कभी 2 बजे तक क्लास जारी होती है, कभी 1:30 बजे तक। अब नहीं जाएगी इंशाल्लाह, 1 बजे क्लास खत्म होगी। करो करो, मैसेज करो, वाहिद को करो। मैंने वाहिद को कह देना मुझे कोई मैसेज ही ना भेजे। अब क्लास इसी तरह चलेगी। अब जाओ, दफा हो जाओ। जिन्होंने जाना है 1 बजे, जिनका बैटरी का चार्जर खत्म हो गया, उन्होंने आंख बंद हो जाती है, वो जाए। नहीं गलत क्या भाई, एडवर्टीजमेंट में लिखा है 11:30 से 1 बजे तक क्लास होगी, तो मैं कैसे 1 बजे से आगे क्लास ले जाऊं? हो सकता है किसी बच्चे ने 1 बजे कोई और क्लास पढ़नी हो, या उसने कोई क्लास लेनी हो या देनी हो, तो मैं अब जो है वो कैसे जो है वो 1 बजे से आगे ले जाऊं क्लास? क्लास एंड हो गई है जी। जो मैंने पहले से मेंशन किया है मैं उसके मुताबिक क्लास लूंगा, जिसमें ना कोई किताब बताना है, ना कोई नोट्स बताना है, ना कोई स्लाइड्स देना है, कुछ भी नहीं। बस 11:30 बजे क्लास शुरू होगी, 1 बजे क्लास खत्म होगी। तो बस अब ऐसा ही होगा। नहीं, मैं संग दिल तो नहीं बन रहा, मैं तो देखें, ओए होए। अब देखें ना, आप मुझे कह रहे कहें कि जी हम 11:30 बजे सर मिलते हैं, तो और 1 बजे तक हम जो है ना वो मिलेंगे, खाना शाना खाएंगे, बातें शातें करेंगे, तो जाहिर है मैं फिर 1:10 पे किसी और स्टूडेंट को टाइम दे दूंगा ना, कि हाँ चलो ठीक है, ये 11:30 से 1 इस स्टूडेंट के साथ हूँ, तो 1:10 पे मैं किसी और स्टूडेंट को टाइम दे दूंगा। तो जाहिर है वो अब आप ज्यादा टाइम अगर मेरा लेंगे तो दूसरे स्टूडेंट का हर्ज होगा। तो जाहिर है टाइम इज मनी। इस चीज का इदराक तो मुझे इन 2 वॉइस नोट्स को सुनने के बाद हुआ कि मैं कितना बेवकूफ आदमी हूं। मैं तो रात 1 बजे एक दूसरा सेशन शुरू कर लूं, अहम ही अपना भी टाइम जाया कर रहा हूं मैं। जिन बच्चों ने वो सेशन पढ़ना है वो पढ़ लेंगे। मैं कितना बेवकूफ आदमी हूं।